अकाउंट का बैलेंस 20,000 से ज्यादा है तो अब उसमें 1 रुपए का भी कैश पेमेंट नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है जॉइन अस। जी हां, मेरा नाम सीए अरुण गुप्ता है और हम जॉइन अस के माध्यम से आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इनकम टैक्स के अंदर हम वो वाली ट्रांजैक्शंस के वो वाली सेक्शंस के बारे में जिक्र करेंगे जहां पर कैश का लेन देन इनकम टैक्स एक्ट बिल्कुल मना करता है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सारे प्रोविजंस को कवर करने की कोशिश की गई है। यदि वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और इससे फायदा उठाइएगा। जॉइन अस जो हमारा चैनल है वो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। उस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हम अलग अलग तरीके के कोर्स चलाते हैं जिसमें अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जीएसटी अकाउंटिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस की ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस का कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें उस कोर्स में कवर करते हैं। कोर्स ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप शेयर कीजिएगा। लीजिए, आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला प्रोविजन हम कवर करते हैं सेक्शन 40A3। जी हां, सेक्शन 40A3 क्या कहती है? इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 40A3 कहती है कि यदि आपने कोई भी एक्सपेंसेस 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया है और किसी सिंगल डे किसी सिंगल पर्सन को उसका पेमेंट हुआ है तो ऐसा करना सेक्शन 40A3 का उल्लंघन माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 25,000 रुपए का कोई गुड्स कैश में परचेज यदि किया तो ऐसा करना सेक्शन 40A3 के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होगा। सेकंड, यदि हमने कोई शॉप के एक्सपेंसेस 30,000 कैश में किए तो वो डिडक्शन के रूप में हमें अलाउ नहीं होंगे और वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। यदि हमने 1 जुलाई में 5,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, 2 जुलाई में 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, 3 जुलाई में 8,000 रुपए का गुड्स परचेज किया और हमने 23,000 रुपए का कैश पेमेंट 4 जुलाई में सभी का एक साथ किया तो ऐसा करना अलाउ होगा। रीजन, क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस 10,000 रुपए से ज्यादा का नहीं किया गया है। प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को फाइनल करते समय और ड्यूरिंग द ईयर की एंट्रीज करते समय खासकर अपने अकाउंटेंट को यह जरूर बता के चलें कि 10,000 रुपए से ऊपर का कोई भी कैश पेमेंट करना अलाउ नहीं है। आइए चलते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ, सेकंड प्रोविजन की तरफ। हाँ, यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रांसपोर्टर को हम फ्रेट का पेमेंट करते हैं उसमें लिमिट 35,000 रुपए है। यदि आपने कोई भी ऐसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया है जो आपको लगता है कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डाली, मैंने तो केवल फिक्स्ड एसेट्स में परचेज किया है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। सेक्शन 40A3 के अंदर ही ये प्रोविजन है कि जैसे सेक्शन 43(1) का जो सेकंड प्रोविजो है वो कहता है कि यदि आपने फिक्स्ड एसेट्स को कैश में 10,000 रुपए से ज्यादा का परचेज किया तो उसका डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगा। जी हां दोस्तों, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। भूल कर भी 10,000 रुपए से ऊपर की कोई भी फिक्स्ड एसेट्स कैश में पेमेंट करके परचेज ना करें। आइए चलते हैं सेकंड प्रोविजन की तरफ। सेक्शन है 40A3A। ये सेक्शन क्या कहती है? ये सेक्शन कहती है यदि आपने ड्यू बेसिस पर एंट्रीज करते हुए कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो 20,000 रुपए से ज्यादा का था, 50,000 रुपए का था, 1,00,000 रुपए का था, वो आपने एक्सपेंसेस अपनी बुक्स में बुक कर लिया और आपको उसकी डिडक्शन भी मिल गई, बट क्योंकि आपने उसका पेमेंट नहीं किया इसलिए आपने उसको करंट लायबिलिटी में या प्रोविजंस में डालकर छोड़ा हुआ है। करेक्ट। अब यहां समझते हैं, यदि कंडीशन 1, इस सेक्शन की कंडीशन 1 क्या कहती है? क्लेम डिडक्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000 इन एनी अर्लियर ईयर्स ऑन ड्यू बेसिस। यदि आपने उस खर्चे की डिडक्शन ले ली है। कंडीशन 2, वो लायबिलिटी में खड़ा हो गया और अब नेक्स्ट ईयर किसी भी साल में आपने उसको कैश में पेमेंट करने की कोशिश की तो सेक्शन 40A3 के अनुसार ऐसा करना मना है। दोस्तों, अकाउंट्स को फाइनलाइजेशन करते हुए ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इन छोटे छोटे प्रोविजंस का ध्यान रखें जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बनाने के लिए रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का 75,000 रुपीज को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया और बैलेंस शीट में उसको करंट लायबिलिटी के प्रोविजंस में हमने डाल दिया तो डिडक्शन तो हमें मिल जाएगी क्योंकि हमारे पास बिल है।
और हमने उसका कोई भी कैश पेमेंट अभी तक नहीं किया है। बट दोस्तों नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2021 में यदि इस एक्सपेंसेस पेबल का पेमेंट कैश में किया गया किसी एक सिंगल डे पर, तो आपने जो पिछली बार डिडक्शन ली थी वो डिसअलाउ हो जाएगी। तो इस प्रोविजन को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सेक्शन 269SS बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 269SS क्या कहती है? ये सेक्शन कहती है कि आप 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लोन अपनी बुक्स में किसी भी व्यक्ति से नहीं ले सकते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कैश शॉर्ट पड़ जाता है कई बार, लेकिन उस समय पर यदि हमें जानकारी ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम किसी भी व्यक्ति से उस पैसे को रिसीव करके अपने यहां पर लोन दिखाने की कोशिश करते हैं। बट सेक्शन 269SS ऐसा करने को क्लियरली मना करती है। किसी भी अकाउंट का बैलेंस 20,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए यदि आपने वो लोन कैश में लिया है। आइए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने 10,000 रुपए का कोई कैश में लोन लिया ड्यूरिंग द ईयर, आप उससे यदि फर्दर 12,000 रुपए का लोन और लेते हैं तो ऐसा करना सेक्शन के खिलाफ होगा और आपका वो 22,000 रुपया अनसिक्योर्ड लोन का डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बेटर है कि पहले 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया जाए या 12,000 किसी और व्यक्ति से रिसीव किए जाए। ओके। बियरर चेक। दोस्तों यहां पर एक बहुत जरूरी चीज मुझे ध्यान आ रही है कि बियरर चेक भी कई बार लोग काट देते हैं यह सोचकर कि ये मैंने चेक से पेमेंट किया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक बियरर चेक कैश ही माना जाता है, इसलिए जितना भी इस तरीके का लेन देन करें हमेशा अकाउंट पे ही चेक से करें। बियरर चेक कैश ही है, बियरर चेक से भुगतान ना करें। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। सेक्शन 269ST बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, शायद बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में हमें 2 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं करनी चाहिए। आई रिपीट, 2 लाख रुपए से ज्यादा की कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हमें नहीं करनी चाहिए। डोंट रिपे योर लोन टू NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आप कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी लोन किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को या NBFC को पेमेंट नहीं कर सकते। Second, don't receive rupees 2 lakhs in cash in a single transaction from a single person in a day relating to one event or occasion. दोस्तों इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि हमने 3 लाख रुपए का गुड्स सेल किया और 1-1 लाख रुपए के 3 डिफरेंट बिल्स हमने बनाए, लेकिन हमने किसी सिंगल डे पे वो 3 लाख रुपए रिसीव कर लिए, तो सेक्शन का उल्लंघन हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने 5 लाख रुपए का गुड्स सेल किया और उसके बदले में हमने 2.5 लाख रुपए एक दिन और 2.5 लाख रुपए दूसरे दिन हमने कैश में रिसीव किए, तो सेक्शन का उल्लंघन हो गया। 2 लाख रुपए से ज्यादा हम किसी भी व्यक्ति से कैश में रिसीव नहीं कर सकते। सेक्शन 269ST यही कहता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए रिसीव करते हैं अलग अलग डेट्स पर 1 लाख रुपए कैटरिंग का, 1.5 लाख रुपए मैरिज में टेंट लगाने का और 1.5 लाख रुपए डेकोरेशन का। बट 269ST ने कहा यदि किसी एक इवेंट से रिलेटेड आपने सपोज 3 अलग अलग तरीके से कैश रिसीव किया तो भी सेक्शन का उल्लंघन होगा। इसका मतलब यह हुआ क्योंकि ये एक ही मैरिज फंक्शन से रिलेटेड है तो आपका इतना कैश रिसीव करना भी सेक्शन का उल्लंघन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? यदि सेक्शन से रिलेटेड कहीं भी किसी भी तरीके के प्रोविजंस में आपको इस तरीके का अनुभव हो कि ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं, तो आप इस वीडियो के बाद इसके कमेंट्स और वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके बाद आप कमेंट्स करके मेरे को जरूर बताइएगा ये वीडियो के प्रोविजंस आपको कैसे लगे। आगे चलते हैं दोस्तों। सेक्शन 269SU एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। 1 नवंबर 2019 से यह सेक्शन प्रभाव में आई और इसमें कहा गया कि यदि आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो आप भीम यूपीआई ऐप, यूपीआई QR कोड, आधार पे, NEFT, RTGS और सर्टेन डेबिट कार्ड से पेमेंट लेने को मना नहीं कर सकते। यानी आपको ये वाली सारी एप्स अपने पास डाउनलोड करनी पड़ेंगी और उस कंडीशन में ये जरूरी हो जाएगा कि आप उस अपने जो कैशलेस इकोनॉमी की बात गवर्नमेंट कह रही है उसको हम फॉलो करें।
आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन 269T बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस में बहुत इन सेक्शंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सेक्शन 269T कहती है कि आप किसी भी लोन का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते जिसका अकाउंट बैलेंस 20,000 से ज्यादा है। दोस्तों बहुत ध्यान से इस सेक्शन को समझिएगा, इस सेक्शन को समझने में लोग गलती करते हैं। सबसे पहली बात, यदि अकाउंट का बैलेंस 20,000 से ज्यादा है तो अब उसमें 1 रुपए का भी कैश पेमेंट नहीं हो सकता। लोगों को यह सेक्शन ऐसे समझ में आती है कि हम शायद 20,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते, हम शायद 5,000 का या 8,000 रुपए का कैश पेमेंट कर सकते हैं, बट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 40,000 रुपए का चेक से लोन लिया है, बिल्कुल ठीक है, 40,000 रुपए का चेक से आप लोन ले सकते हैं, बट अब आपने उसमें 1,000 रुपए का भी यदि कैश पेमेंट किया तो सेक्शन का उल्लंघन होता है। ध्यान रखिएगा, यदि 20,000 से ज्यादा का बैलेंस है अकाउंट का तो कैश में अब 1 रुपया भी पेमेंट नहीं हो सकता। ना ही आप ऐसे लोन में कभी भी ब्याज का भुगतान कैश में कर पाओगे, कभी भी नहीं। आगे चलते हैं सेक्शन 44ABA। जी हां दोस्तों, यदि कैश ट्रांजैक्शंस आपकी टोटल टर्नओवर का 5% से ज्यादा है, मैं रिपीट करता हूं, यदि आपकी टोटल टर्नओवर का 5% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कैश में होता है तो 44AB के अकॉर्डिंग टैक्स ऑडिट की लिमिट भी आपके लिए डिक्रीज कर दी जाती है। इसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। इफ कैश रिसीट पेमेंट आर मोर देन 5% ऑफ टर्नओवर तो टैक्स ऑडिट लिमिट है 1 करोड़। अदरवाइज टैक्स ऑडिट की लिमिट इस साल बजट के प्रावधान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 10 करोड़ है। एज पर सेक्शन 44AD, हम सभी लोग जानते हैं सेक्शन 44AD में जितनी भी टर्नओवर हमारी होती है उसका मिनिमम 8% प्रॉफिट हमें दिखाना होता है। बट दोस्तों, यदि हमारी कोई भी ट्रांजैक्शंस, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस यदि 5% से ज्यादा कैश में होती हैं तो ही हमें 8% के प्रावधान को मानना पड़ता है। लेकिन यदि हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रहती तो हम 6% का प्रॉफिट दिखाकर भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते थे और उस कंडीशन में हमारा टैक्स कम जाता। यानी हमें ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स हमेशा ऑनलाइन मोड से लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी बुक्स में कैश का प्रावधान बहुत ज्यादा ना हो। आगे चलते हैं दोस्तों, सेक्शन 80D 2B, डोंट पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मेडिक्लेम इन कैश। ये भी सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सी बार जो आपका मेडिक्लेम का इंश्योरेंस एजेंट है वो आपको ये बात नहीं बताता कि यदि आपने मेडिक्लेम प्रीमियम का पेमेंट कैश में किया है तो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक सेक्शन 80D में आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। जी हां दोस्तों, हमेशा मेडिक्लेम चेक से या ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए। यदि कैश में मेडिक्लेम प्रीमियम का पेमेंट करेंगे तो कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। आगे चलते हैं सेक्शन 80G। जी हां, डोनेशन की सेक्शन है 80G 5D, नो कैश डोनेशन अबव ₹2000। डोनेशन हम देते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में भी, पार्टनरशिप फर्म्स में भी, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स में भी डोनेशन दिया जाता है। बट सेक्शन 80G में 2,000 रुपए से ज्यादा के डोनेशन को हमेशा चेक से या ऑनलाइन मोड से ही ट्रांसफर किया जाना चाहिए। कैश डोनेशन केवल 2,000 रुपए तक ही अलाउड है, अदरवाइज कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80GGA 2A, नो कैश डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट अबव ₹10,000। जैसा कि सेक्शन बता रही है, यदि साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया जाता है तो वो 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश में नहीं दिया जाना चाहिए। अदरवाइज सेक्शन 35, 35C, 35ACA इस तरीके की सेक्शंस हैं जहां पर डोनेशन देने के बाद आपको उसका डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि वो 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया गया है। एक और सेक्शन 194N, 2% TDS कट रहा है यदि आप अपने बैंक अकाउंट में से कैश का विड्रॉल करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर यदि आपने अपने बैंक अकाउंट में से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का विड्रॉल किया है तो TDS कट रहा है। यह सेक्शन 5 जुलाई 2019 को अमेंड की गई। सेक्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न पिछले लास्ट 3 सालों में नहीं भरी है, यदि आपने पिछले लास्ट 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, उस कंडीशन में यदि आप 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कैश अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करते हैं तो TDS की रेट 2% है। यदि आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है अपने ही अकाउंट से तो TDS की रेट 5% है।
इसका मतलब है इनकम टैक्स की रिटर्न्स हमें लगातार भरनी चाहिए। अदरवाइज यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न्स आप रेगुलर भरते हैं तो आपकी टीडीएस की रेट 2% है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स अपने 3 अलग अलग बैंकों में 3 अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं और तीनों ही अकाउंट में से उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया निकाला है। तो कुल मिलाकर उन्होंने 3 करोड़ रुपए निकाला है, बट क्योंकि किसी भी बैंक में से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं निकला, इसलिए किसी भी टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट उनको पूरी नहीं करनी है। सेकेंड एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाता है। मिस्टर वाई ने 99 लाख किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कैश अपने बैंक से विड्रॉ किया है। अब यदि वो 1.5 लाख रुपए और फर्दर विड्रॉ करते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल विड्रॉल लगभग 1,50,000 हो जाएगी। तो ये जो 50,000 रुपए 1 करोड़ से एक्सेस हुए उसका 2% यानी 1,000 रुपए का टीडीएस कट जाएगा। परेशान होने की बात यहां पर भी नहीं है, क्योंकि इस टीडीएस का बेनिफिट आपको फॉर्म 26A में मिल जाएगा और जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तब आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ओके दोस्तों, ये मेरी एक वीडियो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा यदि इस वीडियो में किसी भी तरीके के कोई कमेंट्स आपके हैं तो मुझे आप जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी बातें होंगी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट डाउन करूंगा। एक चीज और, जो जॉइनस के नाम से हम कोर्स चलाते हैं उस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। यदि आपके टच में कोई भी ऐसे लोग हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस टॉपिक पर और आगे फर्दर वीडियो देखना चाहते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे फिर अगली वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।